जब आपने किताब लिखनी शुरू की या सोचा, मन में ख्याल आया, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? रिसर्च, भाषा या कुछ और? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जो है नालंदा के ऊपर बहुत कम मटेरियल जो है, प्राइमरी सोर्सेज बहुत कम है अवेलेबल। स्वान की किताब है, इत सिंह की किताब है, और जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जो वो ताम्रपत्र मिलते हैं या अन्य एविडेंस मिलते हैं, वही है बस। बाकी सारे तो सेकेंडरी सोर्सेज ही हैं। नालंदा का एक नाम नागानंदा भी है, इसलिए शायद एक नाग की तस्वीर भी है आपके कवर पेज पे। इस किताब में कल्पना को कितना शामिल किया है आपने? जो चीज़ भी मैंने बातें कही हैं वो सभी जो है ऐतिहासिक सत्यों पर आधारित है, पूरी तरह से और पूरी तरह से रेफरेंस्ड है। तो हर जो चीज़ मैं कहता हूँ उसको जो है मैंने उसका एक जो रेफरेंस दिया है उसका। नालंदा के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि अब वो एक उजाड़ खंडहर है। आप तो अभी किताब हाल फिलहाल में आपने लिखी है, और आपका दृष्टिकोण क्या है इसको लेकर? क्या वो एक खंडहर में तब्दील हो गया है, या अभी भी वो लौ जो प्रकाश है जो वहाँ जलती थी अभी भी है? बहुत दूर दूर से लोग आते थे वहाँ पढ़ने के लिए, लोग दूर दूर से आते थे, वहाँ द्वारपाल पंडित होते थे, तो ये सब चीज़ें मालूम थी। लेकिन नालंदा का क्या ऐतिहासिक जो महत्व है और क्या आज की दुनिया को किस तरह से नालंदा ने प्रभावित किया है, किस तरह से प्रभावित ही नहीं किया, किस तरह से मोल्ड किया, बनाया है हमारी आधुनिक दुनिया को, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है वहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट विद श्वेता में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जुड़ते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी सोच, अपने विचार से समाज को नई दिशा देते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी ज़मीन की जहां ज्ञान का सूर्य सदियों तक चमकता रहा। जी हाँ, बिहार की धरती, और साथ ही अगर हम बात करें तो विशेष तौर से नालंदा, जहां ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। और ये जो गंगा है ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका जल प्रवाहित होता है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसे लेखक जिन्होंने नालंदा के ऊपर किताब लिखी है, और इनकी लेखनी में इतिहास की गहराई है तो कल्पना की ऊंचाई भी। जी हाँ, स्वागत करते हैं अभय के का। एक जाने माने लेखक है, कवि है और राजनीतिक भी रहे हैं। आपका स्वागत है अभय जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैंने कहा कि आपकी लेखनी में जी इतिहास की गहराई है और कल्पना की ऊंचाई भी। बिल्कुल। तो इस किताब में अगर हम बात करें, आप अपने साथ लेकर भी आए हैं जी नालंदा। जी, इस किताब में कल्पना को कितना शामिल किया है आपने? तो ये देखिए एक इतिहास की किताब है, और जो इसका जो इसमें लिखी गई है चीज़ें वो सभी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो सभी फैक्चुअली करेक्ट है। तो ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई मतलब मिथ वगैरह इसमें नहीं है। लेकिन मैंने कविताएं भी कविता मतलब इसमें कविता भी है, 2 कविताएं हैं, एक नालंदा के ऊपर है और एक जो चाइनीज़ यात्री आए थे 7वीं शताब्दी में चीन से, स्वान, उनके ऊपर एक कविता है। तो और वो कविताएं भी जो है फैक्ट पे ही बेस्ड हैं। तो लेकिन कविताओं में थोड़ी कल्पना आ जाती है जी। उसके अलावा जो किताब है पूरी, वो पूरी इतिहास की किताब है। इसमें सभी जो चीज़ भी मैंने बातें कही हैं वो सभी जो है ऐतिहासिक सत्यों पर आधारित है, पूरी तरह से और पूरी तरह से रेफरेंस्ड है। तो हर जो चीज़ मैं कहता हूँ उसको जो है मैंने उसका एक जो रेफरेंस दिया है उसका। नालंदा के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि अब वो एक उजाड़ खंडहर है। जी, आप तो अभी किताब हाल फिलहाल में आपने लिखी है, और आपका दृष्टिकोण क्या है इसको लेकर? क्या वो एक खंडहर में तब्दील हो गया है, या अभी भी वो लौ जो प्रकाश है जो वहाँ जलती थी अभी भी है? हाँ, तो लोगों देखिए, अब जो लोग नालंदा में रहते हैं उनको, क्योंकि मैं नालंदा से ही हूँ, मैं नालंदा में ही पला बड़ा हूँ, तो मुझे जो है वो नालंदा के बारे में जब मैं बचपन में यही चीज़ मालूम थी कि वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते थे एक समय, जब जिस 7वीं शताब्दी में जब स्वान आए थे, उन्होंने उसके बारे में लिखा था। और जो है वह उस बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहाँ की, धर्मागंज नाम था। अच्छा। और उसमें जो है मतलब लाखों किताबों का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, और उसको कॉपी करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को बहुत दूर दूर से लोग आते थे, वहाँ पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, वहाँ द्वारपाल पंडित होते थे। तो ये सब चीज़ें मालूम थी। लेकिन नालंदा का क्या ऐतिहासिक जो महत्व है
और क्या आज की दुनिया को किस तरह से नालंदा ने प्रभावित किया है, किस तरह से प्रभावित ही नहीं किया, किस तरह से मोल्ड किया, बनाया है हमारी आधुनिक दुनिया को, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है वहाँ पे। मैं चाहूँगी आप कुछ बताएं। तो नालंदा एक तरह से कभी मरा नहीं, क्योंकि नालंदा जो है एक नॉलेज का नॉलेज की एक जिज्ञासा है, एक क्वेस्ट है। और नालंदा की स्थापना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं उसका। बहुत लोगों को यही मालूम है कि नालंदा की स्थापना जो है वो 5वीं शताब्दी में, आधुनिक काल में, मतलब कॉमन एरा जो है तब हुई। लेकिन नालंदा का इतिहास बहुत पुराना है। नालंदा का इतिहास बुद्ध से भी पुराना है। तो बुद्ध के समय में ही नालंदा जो है बहुत ही अपने आप में एक जो है पवित्र जगह माना जाता था, एक सैक्रेड जगह माना जाता था। नालंदा का एक नाम नागानंदा भी है, इसलिए शायद एक नाग की तस्वीर भी है आपके कवर पेज पे। जी, तो कवर पे एक सर्प है, क्योंकि मगध जो है, मगध में जो है सर्प की जो है पूजा होती थी। और सर्प जो है वो जिस जगह को सर्प की मतलब ब्लेसिंग होती थी, उसको जो है बहुत सैक्रेड माना जाता था। तो राजगृह में भी, अगर अभी आप राजगीर में जाएंगे तो वहाँ पे भी मनियार मठ है। मनियार मठ जो है मणि की पूजा का स्थल है, तो मणि वाले सांप की पूजा का स्थल। तो मगध में एक तरह से सर्पेंट वर्शिप का कल्ट था। और नालंदा इसीलिए जो है बुद्ध बनने से पहले से ही जो है वो बहुत सैक्रेड जगह था सबके लिए। तो वहाँ पे बुद्ध भी आए, महावीर भी आए, मक्खई गोशाल भी आए, और जितने महावीर ने तो वहाँ निर्वाणा भी वहीं प्राप्त किया, पास में पावापुरी में। तो नालंदा की कहानी जो है वो बहुत पुरानी है। तो अब लेकिन जो है ऐतिहासिक काल में बुद्ध जब वापस आते हैं इनलाइटनमेंट के बाद, सारनाथ में पहला अपना वो उपदेश सरमन देते हैं, उसके बाद पुनः वापस राजगीर आते हैं। और राजगीर में उनकी मुलाकात जो है वो बिंबिसार से होती है। और बिंबिसार उनको जो है वेणुवन उपहार के स्वरूप देते हैं। अच्छा। कि वेणुवन में आइए और आप रहिए। वेणुवन जो है अब मतलब वेणु मतलब कि बांस का एक बागीचा है। अच्छा। बम्बू ग्रूव है। तो वहाँ पर जो है बुद्ध रहते हैं। वहाँ जो तालाब है वेणुवन में, आपने देखा होगा जी, मेरा काफी वक्त गुजरा है वहाँ पर। तो उसका नाम करंडक है। और वो करंडक तालाब में वो स्नान करते हैं। उसके बाद फिर वो गृद्धकुट पर्वत जाते हैं वहाँ से हर दिन सवेरे उपदेश देने के लिए। तो वहाँ राजगीर में उनकी मुलाकात 2 लोगों से होती है। और इन दोनों का जो नाम है वो बहुत ही ऐतिहासिक लोग हैं ये दोनों, लेकिन नालंदा में लोग भूल चुके हैं इनका नाम। और ये हैं शरीपुत्र और मोगलयायन। ये दोनों का जन्म नालंदा में हुआ है। और ये एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कि तर्क में बहुत माहिर परिवार है। उन्होंने पूरे तर्क, जितने तर्क होते हैं सबको जीतने वाला परिवार है वो। तो जो शरीपुत्र हैं और मोगलयायन हैं वो दोनों नालंदा के आसपास के हैं। और नालंदा में उनका जन्म हुआ है। और नालंदा जो है राजगीर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये दोनों दोस्त जो है बचपन में उन्होंने एक प्रण लिया है कि जिनको भी इनलाइटनमेंट पहले मिलेगा वो एक दूसरे को बताएगा और दोनों इनलाइटनमेंट साथ प्राप्त करेंगे। अच्छा। तो इन दोनों की मुलाकात बुद्ध से होती है। बुद्ध को ये लोग सुनते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये जो है किसी दूसरे जो एक फिलोसफर हैं संजय बेलाठीपुत्ता, उनके शिष्य हैं। तो जब ये लोग सुनते हैं तो संजय बेलाठीपुत्ता के 500 जो शिष्यों को लेकर ये लोग बुद्ध के पास चले जाते हैं। अच्छा। बुद्ध जो है इनको अपना फर्स्ट जो है पहला डिसाइपल, मतलब कि पहला शिष्य, मतलब प्रथम शिष्य के रूप में, के रूप में जो है, दीक्षा नहीं, मतलब कि फर्स्ट जो कि ये जाने जाएंगे एज द फर्स्ट मेल डिसाइपल। तो वो शरीपुत्र को बना देते हैं और मोगलयायन जो है उनके दूसरे प्रमुख शिष्य बन जाते हैं। अच्छा। तो शरीपुत्र को ये जो है धर्म सेनापति भी कहा जाता है, क्योंकि वो बुद्धिज्म के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये उसको बनाते हैं। अब 300 साल बाद जो है वो सम्राट अशोक जब पाटलिपुत्र से, उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है कलिंगा के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद जब वो बुद्धिज्म को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को, तो वो वापस राजगृह और नालंदा आते हैं। और राजगृह में जो है वो स्तूपास को, जो बुद्ध की वहाँ पे स्तूप
बनती है, अजातशत्रु जो है बुद्ध के स्तूप, वो सबको खुदवाते हैं। और नालंदा में वो जो है शरीपुत्र के लिए एक स्तूप का निर्माण करते हैं। अच्छा। क्योंकि शरीपुत्र ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने में। और शरीपुत्र का जो निर्वाण स्थल है वो भी नालंदा ही है, उनका जन्म और निर्वाण स्थल। शरीपुत्र, मोगलैन और बुद्ध को 3 दोस्त के रूप में जाना जाता है। और शरीपुत्र के लिए वो एक स्तूप बनवाते हैं और जो है एक बुद्धिस्ट मतलब कि बौद्ध विहार का भी निर्माण करवाते हैं जहाँ की अभिधर्म की पढ़ाई हो सके। अब 300 साल बाद ये काम होता है और बुद्ध के जन्म के बाद। और वही जो शरीपुत्र का स्तूप है, अगर आप नालंदा खंडहर आज जाती होंगी तो जो सबसे ऊंचा जो वहाँ पे वो शरीपुत्र का हाँ है। टेम्पल नंबर 3 जिसको कहते हैं वो शरीपुत्र का स्तूप है, जो कि शताब्दियों तक जो है उसके 7 फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में वो एक चैत्य के रूप में बन जाता है। वो पहले स्तूपा था और उसके बाद जो है वो टेम्पल या चैत्य बन जाता है। तो ये और जो नालंदा जो महाविहार है उसका निर्माण जो है वो शरीपुत्र के स्तूप के चारों तरफ होता है। अच्छा। तो वही उसका सेंटर है, वो न्यूक्लियस है। और जो मौर्यन पीरियड का जो शरीपुत्र का स्तूप है वो आज भी है वहाँ पे। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई के बाद उसको ढूंढ रहा है उसमें। अब मैं जाऊंगी नालंदा तो मुझे लगता है कि मेरा विजन डिफरेंट होगा, क्योंकि अब आपसे आपकी किताब के माध्यम से मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है। जी तो बिल्कुल। और अब उसकी कहानी मैं थोड़ी और आगे तक बता दूं। अब इस घटना के अशोक के 300 साल बाद वहाँ पे जो है नागार्जुन आते हैं। अच्छा। साउथ इंडिया से। और नागार्जुन जो है नालंदा का जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है उसका निर्माण करते हैं। तो वो कैसे, क्योंकि वो फिलोसफी जो है शून्यता की फिलोसफी लाते हैं जो कि नालंदा का मुख्य पाठ्यक्रम है। अच्छा। तो ये जो शून्यता की फिलॉसफी है वो नागार्जुन कहते हैं कि ये शून्यता की जो फिलॉसफी है मतलब जीरो की जीरो तो शून्य हो गया। हाँ। लेकिन शून्यता जो है वो एक या माध्यमा का फिलॉसफी कहते हैं, वो नालंदा का मेन फाउंडेशन है। तो वो जो शून्यता की फिलॉसफी है या माध्यमा का भी कहा जाता है, शून्यवाद भी कहा जाता है, ये पहली शताब्दी में आता है। और नागार्जुन जो है वो कहते हैं कि उनका नाम नागार्जुन इसलिए है क्योंकि नागार्जुन का कहना है कि ये जो शून्यता की फिलॉसफी थी ये बुद्ध ने जो है अपने प्रतित्य समुत्पाद जो डॉक्ट्रिन है उसमें इसके बारे में कहा था। अच्छा। और बोधिसत्वा जो है अवलोकितेश्वरा ने इसको जो है शरीपुत्रा को, जो नालंदा के जिनके इर्द गिर्द बना हुआ है, शरीपुत्रा को बताया था गृद्धकुट पर्वत पर राजगीर में। अच्छा। और लेकिन जो है उसके जो रचयिता जो है शून्यवाद के वो नागार्जुन ही हैं, लेकिन वो चूँकि 600 साल बाद आते हैं वहाँ पे तो वो अपने लिखे हुए चीज़ों को वो बुद्ध को समर्पित कर देते हैं, वो बोधिसत्वा को समर्पित कर देते हैं। और वो कहते हैं कि 600 साल पहले ही ये दिया गया था और नागाज जो है, जो नाग है ये नागाज के पास संरक्षित था और उसको मैंने सिर्फ वहाँ से नागाज से लेकर आया हूँ मैं। और ये जो सूत्राज हैं उसका नाम है प्रज्ञा परामिता सूत्रा। तो जो प्रज्ञा परामिता सूत्राज है वो फाउंडेशनल टेक्स्ट है महायाना बुद्धिज्म का। नालंदा जो है एक महायाना बुद्धिस्ट सेंटर है। वहाँ महायान बुद्धिज्म जो है मेन जो शून्यता है वो महायान बुद्धिज्म की फिलॉसफी। फिर मुझे लगता है कि अशोक के बाद ये ट्रैवल हाँ चलता रहा। अब नागार्जुन जो है वो मतलब फादर फिगर है नालंदा के फिलोसॉफिकली, मतलब सॉफ्ट हार्डवेयर जो है उसका तो अशोक के समय में ही हो गया था, लेकिन ये नागार्जुन जो है उसको पहली शताब्दी में उसका सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं कि क्या पढ़ाई होगी वहाँ पे। और नागार्जुन के शिष्य हैं आर्यदेव जो कि श्रीलंका से हैं। उसके बाद जो है बहुत बड़े 2 भाई जो हैं गांधार से आते हैं वहाँ पे, उनका नाम है वसुबंधु और असांग। ये दोनों जो है एक और नई फिलॉसफी लेकर आते हैं, उसका नाम है योगाचार। एंड योगाचार जो फिलॉसफी है वो वहाँ नालंदा की मेन फिलॉसफी बन जाती है शून्यता के बाद। और 5वीं शताब्दी में मतलब कि नागार्जुन के 500 साल बाद जो है वहाँ पर जो गुप्ता एम्परर हैं, गुप्त डायनेस्टी के कुमार गुप्त प्रथम, उनका नाम शक्रादित्य भी है, तो वो वहाँ पे जो है एक कंक्रीट विहार का निर्माण करते हैं, मतलब जो ईंट का हो।
और इसलिए जो है वो हमें बाद में खनन में मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि नालंदा की जो स्थापना हुई वो 5वीं शताब्दी में हुई। तो अब लेकिन जो उससे पहले नालंदा लगभग 1000 सालों से चल रहा है, 3rd सेंचुरी BC से आप कहिए लगातार। जैसे आप बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध के पहले से ही अगर था, तो भगवान बुद्ध के जीवन में नालंदा का क्या योगदान रहा? तो भगवान बुद्ध जो है कई जो है अपने जो वर्षा काल है वो उन्होंने आम्रवन, नालंदा में आम्रवन होता था, वहाँ बिताए। वो वहाँ पे मूल गंधक कुटी है जहाँ पे बुद्ध जो है समय बिताया करते थे, और वहाँ पे बड़े बड़े सेठ होते थे, मतलब जो अमीर लोग हैं। एक का नाम सुविष्णु था, जिसने जो है भगवान बुद्ध के लिए वो जो है पूरा एक आम्रवन ही खरीद करके उनको दे दिया था रहने के लिए। तो वही जगह है, वो जो मूल गंधा कुटी है जहाँ पे बुद्ध रहते थे, वो भी मौजूद है वहाँ पे उस खंडहर में जहाँ जाती हैं आप। तो वो उसका भी जो है लोकेशन है, आप देखेंगी। तो ये बुद्ध जो है वहाँ पे जाते थे। फिर शरीपुत्र जो है वो वहीं से थे, नालंदा से। तो शरीपुत्र और बुद्ध का डायरेक्ट कनेक्शन है नालंदा के साथ, इसलिए जो है नालंदा एक बहुत बड़े मतलब विश्व का पावर सेंटर, हाँ पावर सेंटर कहिए, सैक्रेड सेंटर कहिए। तो पावर सेंटर तो राजगृह था, क्योंकि राजगृह जो कैपिटल था। तो नालंदा जो है सैक्रेड ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें बोधगया के नज़दीक है, पाटलिपुत्रा के नज़दीक है, नॉलेज सेंटर। हाँ, नॉलेज सेंटर। अब जो है 5वीं शताब्दी में नालंदा जो है एक महाविहार बन जाता है। उसके पहले नालंदा की जो यात्रा रही है वो विहार के रूप में, छोटे विहार के रूप में रही है, लेकिन वो महाविहार बन जाता है। और जो उसका जो कंस्ट्रक्शन जो था वो अब जो है सेक्युलर जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो सारा मोनेस्ट्रीज एक साथ हो जाते हैं, एक लीनियर पैटर्न में। आप देखेंगे सारा एक लाइन में है पूरा विहार, और दूसरे लाइन में जो है सारे चैत्याज हैं या टेम्पल्स हैं। तो एक तरफ बुद्ध मंक के रहने की जगह हो जाती है, और दूसरी तरफ जो पूजा की जगह है। अब जो नालंदा का जो विहार है, वो विहार का जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो एक आर्किटेक्चरल प्लान है, वो दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों का जो जनक है जी। अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय हैं, उसका जो क्वाड और कोर्ट है वो नालंदा के सब यहीं से निकल के गया। जी, एकदम यहीं से निकल कर गया है। और यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो नालंदा से का जन्म नालंदा से होता है। जो कॉलेज हम आज हमारे देश के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। और उस समय जो है नालंदा 7वीं शताब्दी में, देखिए नालंदा में जो है हजारों जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे देशों से आते हैं। तो नालंदा जो है जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में, जो कि इंस्टीट्यूशन विदाउट बॉर्डर्स है, और एक सेंटर है एजुकेशन का पूरे दुनिया का। और जितने स्टूडेंट वो उस समय का ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड सारा कंबाइंड है, और वहीं सारे स्टूडेंट्स आते हैं नालंदा में। आज स्टूडेंट्स सब बाहर जा रहे हैं, लेकिन 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में नालंदा ही जो है वो पूरे दुनिया का एजुकेशनल सेंटर है। और 7वीं शताब्दी में जब xuanzang आते हैं वहाँ पे, तो वो नालंदा की भव्यता के बारे में बताते हैं कि नालंदा कितना भव्य है। नालंदा के जो टावर्स हैं वो जो है बादलों को छूते हैं। अच्छा। वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो कनक के जो फूल हैं, जो कमल के फूल हैं, वो वहाँ पे जितने तालाब हैं, झीलें हैं, वो, और नालंदा की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो सबका बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन वो अपनी किताब जो है वो अपने साथ बहुत कुछ ज्ञान भी लेकर जाते हैं। जी। तो जब xuanzang आते हैं 7वीं शताब्दी में भारत, तो वो उस समय जो टांग जो डायनेस्टी चाइना है, वहाँ पे उन्होंने ट्रैवल जो है फॉरेन, वो अपने नागरिकों को अपनी सीमाओं से बाहर जाने के लिए पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा। क्योंकि टांग डायनेस्टी जो है एक तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रही है, तो कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन xuanzang की जो है इच्छा शक्ति इतनी ज़बरदस्त है, बुद्धिस्ट मतलब कि जो योगाचारा फिलॉसफी को पढ़ने की, ऑथेंटिक सोर्सेज से कॉपी करने की नालंदा के लाइब्रेरी से, कि वो जो है सम्राट के जो फरमान है उसका उल्लंघन करते हुए वे चीन की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, और अपना मतलब जान पर खेल करके वो नालंदा पहुंचते हैं। बरसों की यात्रा के बाद उनको 4-5 साल तो आने में ही लग जाता है। तो फिर यहाँ से जो वो लेकर जाते हैं, यहाँ से ज्ञान का खजाना, हाँ, तो नालंदा से वो जो है
जो सैक्रेड टेक्स्ट है वो उसको कॉपी करते हैं। उसमें योगाचारा भूमि सूत्र भी है और ग्रामर भी है, मतलब व्याकरण भी है, लॉजिक भी है, फिलॉसफी तो है ही है, उसके साथ साथ जो शब्द विद्या है, ये हेतु विद्या है, ये चिकित्सा विद्या है, मतलब मेडिसिन है, अल्केमी है, ये सब की कॉपी कर करके 657 जो है टेक्स्ट, मतलब वो भारत से जो है वो ले जाते हैं। और जब वो वापस पहुंचते हैं वहाँ पे, तो जो टांग एम्परर है वो, जिसने प्रतिबंध लगा दिया था उनके और सभी, मतलब कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, वो उसको जो है रेड कारपेट के साथ मतलब वेलकम करते हैं। और उनके लिए जो है एक ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाया जाता है कि वहाँ बैठकर वो अनुवाद करेंगे। और जो ये सैक्रेड टेक्स्ट जो भारत से लाए उन्होंने, उसके लिए जो है एक वाइल्ड गूज पगोडा का निर्माण करते हैं शियान में, जो आज भी मौजूद है। आप वाइल्ड गूज पगोडा को देख सकते हैं। और वो वाइल्ड गूज पगोडा का जो आर्किटेक्चर है वो नालंदा का जो टेम्पल की तरह है। अच्छा। तो नालंदा, अगर आपने महाबोधि टेम्पल बोध गया का देखा है, तो नालंदा का जो मेन सरिपुत्रा का जो चैत्या बन गया वो बिल्कुल वैसा ही था। जो पंचायतन जो उसका आर्किटेक्चरल फॉर्म है बिल्कुल वैसा ही था। और शियान का अगर आप वाइल्ड गूज पगोडा देखेंगे तो आपको नालंदा की एक झलक मिलेगी। तो नालंदा जैसा एक डिफिकल्ट विषय अभय जी आपने चुना जी, तमाम रिसर्च लगे होंगे इस पर, कोई आसान बात तो नहीं, और इतना समझना, इतना खोजना जी जी क्यों? क्योंकि मैं नालंदा से हूँ और मेरा जो है ये कर्तव्य बनता था कि मैं नालंदा की जो एक महान गाथा है उसको मैं लोगों को बताऊं। जो इतिहास है नालंदा का, स्वर्णिम इतिहास है, वो उसको बताऊं। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्वर्णिम था, इसलिए कि किस तरह से वो आज भी जो है वो उतना ही रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट है। नालंदा की जो टीचिंग थी, मतलब नालंदा से हम आज क्या सीख सकते हैं, आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या सीख सकते हैं, ये एक बहुत वैल्यूएबल लेसन हो सकता है। तो जो नालंदा जो था वो एक तरह से यूनिवर्सल टीचिंग और यूनिवर्सल एंट्री ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स में विश्वास रखता था। वहाँ पे दुनिया के सारे देशों से स्टूडेंट्स वेलकम थे। वो किसी को ये नहीं कहा जाता था, चाहे आप किसी भी धर्म से, जात से हो, किसी भी कोई भी आपका बिलीफ हो। वहाँ नालंदा एक महायाना बुद्धिस्ट सेंटर था, लेकिन वहाँ जो 18 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म थे सभी की पढ़ाई होती थी। वहाँ वेद की भी पढ़ाई होती थी, वहाँ पे उपनिषद भी पढ़ाए जाते थे। वहाँ कोई भी नालंदा मतलब किसी एक फिलॉसफी पे जोर नहीं था। तो सब कुछ पढ़ाया जाता था, लेकिन जो फाउंडेशनल फिलॉसफी थी वो शून्यता थी नालंदा की, माध्यमिका फिलॉसफी भी कहते हैं। फिर योगाचारा आया और बाद में जो है वो 8वीं 9वीं शताब्दी में जो है वो वज्रयान में बदल गया। तो नालंदा जो है एक वज्रयान सेंटर बन गया। तो आज आप देखेंगे नालंदा ऐसे कभी मरा ही नहीं। अगर आप आज तिब्बत का देखेंगे, तिब्बत के जितने, मतलब तिब्बत का चाहे ये ग्रामर हो या लैंग्वेज हो या वहाँ जो प्रैक्टिस, बुद्धिज़्म जो प्रैक्टिस होती है, वो नालंदा का लिविंग एग्जाम्पल है। क्योंकि तिब्बत और नालंदा का डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि नालंदा के जो 2 टीचर्स थे, शांता रक्षिता और पद्मा समवा, इन दोनों ने बुद्धिज़्म की स्थापना, लामाइज्म की स्थापना की है वहाँ तिब्बत में। जो तिब्बतन ग्रामर है और जो उसको, और तिब्बतन जो स्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली नालंदा से लिया गया है। थोनवी संभोता जो है एक मंत्री के पुत्र थे, प्रिंस थे, वो नालंदा में आते हैं, पढ़ते हैं 7वीं शताब्दी में। स्वान के साथ ही हैं वो। अच्छा। और वो नालंदा से जो है वो गुप्ता स्क्रिप्ट उस समय जो यूज है उसकी जो है वो, उसके आधार पे वो तिब्बतन स्क्रिप्ट का निर्माण करते हैं और वो संस्कृत के आधार पे वो तिब्बतन ग्रामर का निर्माण। तो जैसे लगातार बातें उठती हैं कि पुनर्जीवित करने का, कि उसको बिल्कुल पहले जैसा तब्दील किया जाए, कहाँ देखते हैं आप? तो देखिए बहुत सारे जैसे अटेम्प्ट्स हुए हैं नालंदा को पुनर्जीवित करने के लिए। पहला तो जो अटेम्प्ट था वो 15वीं शताब्दी में ही हुआ था। वो लहासा के नज़दीक फेनपो नालेंद्र की स्थापना हुई। फेनपो नालेंद्र जो है एक तिब्बतन जो है नालंदा को नलेंद्र के रूप में जानते हैं, और उन्होंने एक नालंदा की स्थापना लहासा में की। और लहासा के पास जो है वो जो मोनेस्ट्री है वो आज भी है जीवित। उस समय से 600-700 साल हो गए। और वो तो नालंदा जो है, नालंदा एक तरह से कभी मरा नहीं। लोग, मतलब नालंदा भारत में
या बिहार में उसका जो है उसकी जो मृत्यु हो गई, लेकिन तिब्बत में वो जिंदा रहा। और 20वीं शताब्दी में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्होंने नव नालंदा में महाविहार की जो है नींव रखी नालंदा खंडहर के पास। वो एक ये कल्चर मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय का जो है के द्वारा चलाया जाता है, और वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे भी बहुत सारे विषयों की पढ़ाई होती है। फिर 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक नए नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रस्तावना रखी, और उसको ईस्ट एशियन समिट कंट्रीज ने उसको स्वीकारा, पास किया, और फिर भारत के पार्लियामेंट ने एक नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया 2010 में, और पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। तो ये नालंदा की स्थापना फिर हो चुकी है। लेकिन जो है नालंदा सिर्फ भारत में ही नहीं स्थापना हुई है, न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी एक नालंदा इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल साइंसेज स्कूल से एफिलिएटेड है। ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, मतलब नालंदा का नाम हर जगह गूंज रहा है, लेकिन अभी जहां उसको गूंजना चाहिए वो अभी वहां पे उसको जगाने की जरूरत है। जी, तो वहां पे भी बिहार जैसे राजगीर में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हो गया है, जो भव्य एक 500 एकड़ में कैंपस बना है। वहाँ पे बहुत सारे विषयों की पढ़ाई शुरू हो गई, और साथ साथ वहाँ करीब 27-28 देशों से छात्र आकर के पढ़ रहे हैं। तो एक शुरुआत पुनः हो चुकी है नालंदा को पुनर्जीवित करने की। लेकिन जो नालंदा का जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है नालंदा में कैसे जो है पढ़ाई होती थी, तो वो सीखने की जरूरत है। वो तो उसके लिए फिजिकल कैंपस की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए नालंदा मॉडल की जरूरत है। तो नालंदा का जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। तो नालंदा के जो स्टूडेंट्स जो वहाँ जाते थे छात्र, वो सभी विषयों की पढ़ाई करते थे। उनका जो है किसी एक विषय पे फोकस नहीं होता था, और इसीलिए जो है नालंदा में शून्यता जो है, फिलॉसफी जो थी शून्यता की, और जो मैथमेटिक्स का शून्य है, वो दोनों एक दूसरे के साथ आए। और आर्यभट्ट दुनिया में पहले मैथमेटिशियन बने और पहले व्यक्ति बने जिन्होंने शून्य को खोजा और शून्य को एक तरह से डिजिट के रूप में, नंबर के रूप में उसका प्रयोग किया। और ये सिर्फ नालंदा में इसलिए हो सकता था क्योंकि नालंदा में जो है शून्यता की फिलॉसफी थी। और वहाँ पे सिर्फ शून्य का ही नहीं बल्कि अलजब्रा का, एल्गोरिदम का, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे घूमती है, सबका जो है ये हुआ। तो इन तमाम विषयों के अलावा कुछ ऐसे कौशल भी सिखाए जाते थे जो कि व्यक्तित्व की किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी उसका के लिए जरूरी होता है, कोई और स्किल? जी, जैसे कि सबसे पहला तो कि नालंदा का जो नाम था नालंदा, उसका मतलब ही होता था ना अलमदा, टू गिव विदाउट स्टॉपिंग। सो हर किसी को जो है नालंदा का वैल्यू बेस्ड एजुकेशन था। तो उसमें जो है कंपटीशन नहीं सिखाया जाता था, वहाँ काइंडनेस सिखाया जाता था। तो काइंडनेस जो थी वो सबसे सर्वोपरि थी, टू गिव, है ना। तो वहाँ जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, वो सब एक दूसरे की मदद करते थे। टीचर्स और छात्रों में बहुत ज्यादा हायरार्की नहीं होती थी, वो सब एक दूसरे का जो है सम्मान करते थे। और साथ साथ जो है वो, क्योंकि नालंदा जो एक ऐसी जगह थी जहाँ सभी साथ रहते थे। अब वो कोर्ट यार्ड जहाँ लेक्चर होता था, जो चबूतरा है, और जो रहने के हैं सारे छात्र वहीं रहते थे, और टीचर्स भी वहीं रहते थे। तो नालंदा एक तरह से ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कि नॉलेज को क्रिएट करने के लिए बना था। वहाँ कोई भी स्टूडेंट जो है जॉब के लिए एडमिशन नहीं लेता था। वहाँ पे सर्च ऑफ ट्रूथ होता था उनका, जो कि किस तरह से सत्य की खोज हो, किस तरह से नेचर ऑफ रियलिटी की खोज हो, कि वास्तविकता है क्या। तो इसलिए जो है वहाँ पे ये सारी चीजें पॉसिबल थी। वो चीजें हम आज भी सीख सकते हैं। नालंदा में कोई भी जो है 1000 साल में कोई भी जो है वहाँ पे वायलेंस नहीं मिलता है। जो सभी चीजें थी वो तर्क से जो है सुलझाई जाती थी। तो ये सीखना कि किस तरह से हम आर्ग्यूमेंट करें, वहाँ रिकर्सिव आर्ग्यूमेंट मेथड से जो है चीज़ों को सॉल्व किया जाता था। तो कोई भी जैसे कोई जैसे वहाँ पे तर्क करने आ गया,
तो तर्क करने वाले जो आजकल टीवी में डिबेट होता है उस तरह का डिबेट नहीं होता था वहाँ। वो जो है डिबेट जो था वो बिल्कुल जो है वो तर्क पर ही आधारित था। हाँ, सब आर्ग्यूमेंट वो तर्क के ऊपर था। जो तर्क जीत गया वो विजयी हुआ। तो ये भी सीखने की जरूरत है कि नालंदा किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करता था। वहाँ पे देखिए फुल फैसिलिटी थी। एक बार स्टूडेंट चला गया तो एजुकेशन जो था एज ए पब्लिक गुड था, क्योंकि वहाँ पे जो नालंदा को कम से कम 200 ग्राम गांव मिले हुए थे आसपास के, कि जो नालंदा को चलाने में मदद करते थे। और एक बार स्टूडेंट वहाँ चला जाता था तो उनको रहने की व्यवस्था, हॉस्टल था वहाँ पे, लाइब्रेरी थी, दुनिया की सबसे अच्छी लाइब्रेरी थी वहाँ पे 1000 सालों तक, 9 मंजिले की लाइब्रेरी थी। लेकिन तो, अभी हम जो इमारत देखते हैं नालंदा की, क्या उतना ही है या अभी मतलब खुदाई में बहुत कुछ निकल सकता है? खुदाई में बहुत कुछ निकल सकता है। नालंदा का सिर्फ 10% ही खोदा गया है और अभी 90% बचा हुआ है। हमें जरूरत है कि हम नालंदा को पूरा खुदाई करें उसका, और वहाँ पे जो है एक विश्व स्तर का एक म्यूजियम बना है जो कि नालंदा को एकदम प्रॉपरली दिखा सके। आज का जो अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो हम जो है हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिहार में जैसे पटना में एक बहुत ही भव्य म्यूजियम का निर्माण हुआ है, तो उसी तरह से नालंदा का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया को बदलने में। तो नालंदा की जो अचीवमेंट्स हैं, नालंदा ने क्या कंट्रीब्यूशंस किया, नालंदा के ग्रेट मास्टर्स या ग्रेट ल्यूमिनरीज कौन थे, उनकी बायोग्राफीज मैंने लिखी है। जैसे नालंदा में आज कोई नहीं जानता कि धर्मकीर्ति कौन थे या शीलभद्र कौन थे या दीननाग कौन थे, लेकिन ये सब ने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं अपने अपने में। आर्यभट्ट कौन थे। तो हमें ज़रूरत है कि हम उनके बारे में लोगों को बताएं। तो वो नालंदा में एक भव्य म्यूजियम बनने के बाद ये हो सकता है कि जितने ल्यूमिनरीज थे, जितने फॉरेन विजिटर्स थे, सभी लोग ज्यादातर स्वान और इत्सिंग को ही जानते हैं। बस लेकिन जो है इत्सिंग ने 56 ऐसे मंक्स की बायोग्राफीज लिखी हैं जो नालंदा आए, जो भारत आए उनके 10 सालों में। तो आप सोचिए पूरे जो उनका जो लंबा काल था कितने लोग आए होंगे। तो ये जरूरत है कि हम जो है जो नालंदा का जो धरोहर है उसको हम तो जैसे हम पढ़ते हैं कि जब नालंदा में आग लगाई गई तो वो लंबे समय तक वो जलता रहा। जी। तो हम समझ सकते हैं कि कितना भव्य, कितना बड़ा, कितना विशाल होगा। कितना बड़ा भंडार था वो ज्ञान का। एकदम। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तथ्य हैं इससे जुड़े। हाँ, तो जैसे देखिए ये कहा जाता है कि नालंदा जो है वो 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा को जला दिया गया, बख्तियार खलजी ने जला दिया। हाँ, और जो अगर हम देखें तो भारत का इतिहास हमें समझना होगा। तो अगर हम 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल देखें भारत का, तो उस समय जो है जो इंटरनल जो डिविजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं। जो पालाज एक तरफ हैं 10वीं शताब्दी में, राष्ट्रकूटाज एक तरफ हैं, प्रतिहार एक तरफ हैं, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है डिविजन्स और बढ़ जाते हैं। गढ़वाल जो हैं वो चौहान से लड़ रहे हैं, है ना, और उधर सेनाज जो है ये पाला डायनेस्टी की बची खुची लोग हैं उनसे लड़ रहे हैं, और साउथ वाले नॉर्थ से लड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा काल है कि जो है भारत जो है वो एक तरह से टूट चुका है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से। और उस समय जो है जो तराई की दूसरी लड़ाई होती है उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद ऑफ गौर से हार जाते हैं। और बख्तियार खलजी जो है वो मोहम्मद ऑफ गौर के ही एक जनरल हैं। अच्छा। दूसरे उनके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। और बख्तियार खलजी जो है पूरे नॉर्थ इंडिया जो है वो मतलब कि वो 200 घोड़ों के साथ ही जो है वो उदंतपुरी बिहार से पहुंच जाते हैं और उदंतपुरी को वो पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर देते हैं। इसका तो एविडेंस भी है तबाक़त नासिरी में। लेकिन नालंदा के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है कि नालंदा वो गए कि नहीं गए। लेकिन चूंकि नालंदा सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है बिहार शरीफ से, ये 12 किलोमीटर होगा, तो ये तो मतलब कि कॉमन सेंस की बात है कि वो जरूर नालंदा भी जरूर इम्पैक्ट हुआ होगा, या नालंदा जरूर जो है नालंदा का भी जो है वो रेड हुआ होगा। लेकिन नालंदा जो वो खास तौर से तब क्योंकि वो इतना बड़ा एक नॉलेज सेंटर था, तो जरूर अट्रैक्ट करता है। जरूर
किया होगा। और नालंदा जो है, लेकिन नालंदा जो है वो बहुत ही बड़ा था। उदंतपुरी तो एक छोटी सी नई बिहार थी, या बाकी जो बिहार थे वो नालंदा के कंपैरिजन में बच्चे थे, उनका जन्म भी बहुत बाद में हुआ। नालंदा जो है वो मदरशिप था, मतलब कि सबसे बड़ा विशाल, वो आज की जेएनयू से भी बहुत बड़ा था। तो नालंदा को 1 या 2 रेड में डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं था। तो 1235 में जो है एक तिब्बतन मंक आते हैं धर्मस्वामी, वो इसके बारे में बताते हैं, जो उन्होंने आई विटनेस अकाउंट लिखी है कि नालंदा जो है अभी भी 1235 में भी जिंदा है। मतलब बख्तियार खलजी के रेड को 1196 माना जाता है, गढ़वाल डायनेस्टी के फॉल के बाद, तो जिसके राजा जयचंद थे। तो 1196 के बाद 1235 में, मतलब लगभग 40 साल बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, और वो एक आई विटनेस अकाउंट देते हैं उसका कि क्या जो है वहाँ पे हो रहा है। तो वो बताते हैं कि जो लास्ट टीचर ऑफ नालंदा है राहुल श्री भद्र, वो अभी भी पढ़ा रहे हैं, उनके 60-70 स्टूडेंट हैं, और जो 14 बड़े बड़े विहार थे उसमें से 2 अभी भी जो है चल रहा है। लेकिन जो है जो टर्क्स हैं, जो बख्तियार खलजी के जो सैनिक जो हैं, बख्तियार खलजी की तो हत्या कर दी जाती है 1206 में उन्हीं के सेकंड इन कमांड के द्वारा। लेकिन 1235 में जो लोग उदंतपुरी में, बिहार शरीफ में, उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर बना लिया है, और वो बार बार जो है वो वहाँ पे रेड कर रहे हैं। तो नालंदा की जो डिक्लाइन, तो रेड करने का पर्पस मॉनेटरी था? हाँ, मॉनेटरी था उनका। वो लूटना, जो लूटपाट होती है कि गए लूटपाट कर लिया, वहाँ से जो कुछ भी मिल रहा है वहाँ बटोर करके लिए, तो उन लोगों का मेन मकसद लूटपाट ही था। तो वो जो है अब 1235 में आई विटनेस अकाउंट है, तो इससे भी पता चलता है कि नालंदा को जो है जलाया गया होगा 1196 में, या उस पर रेड हुआ होगा, तभी जो है वो 2 ही मोनेस्ट्री बची हुई है 14 में से, और किसी तरह से लंगड़ाते हुए वो चल रही है। लेकिन नालंदा जो है वो 100 साल और चलती है उसके बाद, तो वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अर्ली 14th सेंचुरी में वहाँ एक मंक हैं ध्यान भद्र, वो बहुत फेमस मंक हैं बिहार से, और वो कोरिया जाते हैं, वहाँ उनका समाधि या स्तूप भी बना हुआ है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो ऑर्डिनेशन हुआ है, मतलब ऑर्डेनिंग हुआ है, वो वहाँ पे नालंदा में ही हुआ है। तो ये एक और सबूत मिलता है। तो लेकिन जो नालंदा का जो इतिहास है, वो उसका जो डिक्लाइन है, मतलब किस तरह से नालंदा का अंत हुआ, तो उसके लिए हमें भारत के इतिहास को समझना होगा। भारत का जो मिडिएवल पीरियड का इतिहास है, तो सिर्फ बख्तियार खलजी को हम दोषी नहीं मान सकते। हमें जो है इतिहास की जो साइकिल है उसको भी हमें देखना होगा कि क्या 12वीं शताब्दी में भारत किस दौर से गुजर रहा था। जी, जब आपने किताब लिखनी शुरू की या सोचा, मन में ख्याल आया, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? रिसर्च, भाषा, या कुछ और? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जो है नालंदा के ऊपर बहुत कम मटेरियल जो है, प्राइमरी सोर्सेज बहुत कम है अवेलेबल। स्वान की किताब है, इत्सिंग की किताब है, और जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जो वो ताम्रपत्र मिलते हैं या अन्य एविडेंस मिलते हैं, वही है बस। बाकी सारे तो सेकेंडरी सोर्सेज ही हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और दूसरा है कि नालंदा पे किताबें तो बहुत सारी लिखी गई हैं, लेकिन कोई मतलब कि आर्टिकुलेटेड उसकी जो एक तरह से पूरी जो कहानी है, जैसे नालंदा के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो वो भी मैंने मतलब सोच करके बहुत ढूंढ करके खोज कर निकाला। नालंदा के जो ल्यूमिनरीज थे उनके बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये सब जगह जगह से जो है वो मतलब बहुत रिसर्च कर ढूंढ करके मैंने एक तरह से नैरेटिव बनाया कि कैसे इस बुक में जैसे 8 चैप्टर्स हैं। तो जो पहला जो चैप्टर है वो बताता है राजगृह के बारे में, और राजगृह और नालंदा का क्या संबंध है, और किस तरह से शरीपुत्र और बुद्ध जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं, और वही शरीपुत्र और मोगलायन जो है वो दूसरे चैप्टर में मैं उनके बारे में बताता हूँ कि कौन थे शरीपुत्र और मोगलायन, और कैसे उनका क्रूशियल रोल है, वाइटल रोल है नालंदा की स्थापना में। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो राइज ऑफ नालंदा महाविहारा के बारे में बताता है कि किस तरह से नालंदा का उदय होता है। सम्राट अशोक आते हैं वहाँ पे, और फिर मतलब कि कैसे हजारों साल लग जाते हैं
मतलब 3rd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक कैसे नागार्जुन आते हैं वगैरह वगैरह। जो चौथा चैप्टर है वो नालंदा के ग्रेट जो मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके बारे में बताता है। करीब इसमें 26 ऐसे ग्रेट ल्यूमिनरीज हैं नालंदा के जिन्होंने नालंदा को नालंदा बनाया। तो उसमें आर्यभट्ट भी हैं, उसमें शुरुआत नागार्जुन से होती है और अंत जो है वो ध्यानभद्र से होती है। तो कैसे इन लोगों ने एकदम 1400 साल तक निरंतर जो है मतलब अपनी जो अचीवमेंट्स है, अपनी जो खोज है, कैसे क्या किया इन्होंने कि नालंदा इतना अट्रैक्टिव प्लेस बन गया। 5वां जो चैप्टर है वो जो फॉरेनर्स जो नालंदा में आए, फॉरेन मंक्स जैसे स्वान-सांग, इत्सिंग और तो बाकी उनका सारे। इन्फ्लुएंस कुछ नालंदा पे पड़ा? बिल्कुल। जैसे स्वान-सांग वहाँ पे आए, इत्सिंग आए, तो वो लोग जो है ऑलरेडी जो है वो मास्टर्स थे अपने आप में। तो स्वान-सांग जो है वो बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ज्ञाता थे जाए, तो जब आते हैं स्वान-सांग तो उनका बहुत भव्य स्वागत होता है और ये उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो हर्षवर्धन जो है वो टांग डायनेस्टी चाइना और हर्षवर्धन के बीच में जो है उस समय जो एम्परर थे भारत के, नॉर्थ इंडिया के, तो उनके बीच में वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश करते हैं। हाँ, हर्षवर्धन स्वान-सांग को बुलाते हैं अपने दरबार में डिबेट्स के लिए, महायाना बुद्धिस्ट, हीनयाना बुद्धिस्ट, जो वेदांता है, इन सब के जो फिलोसफर्स हैं, हाँ, सबका डिबेट होता है। और शीलभद्र जो हैं, जो नालंदा के हेड हैं उस समय, वो उनसे बहुत लगाव है उनको स्वान-सांग से, और वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। और तो एक तरह से वो एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज कहिए 7th सेंचुरी में है कि जो स्वान-सांग चांगान से आते हैं, चाइनीज़ कैपिटल से, तो वो अपने साथ बहुत चीज़ें लेकर आते हैं, मतलब बहुत नॉलेज लेकर आते हैं और यहाँ देखते हैं और एक्सचेंज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जी। मगही से आपको विशेष प्रेम है, तो मगही की कुछ झलक इसमें है? बिल्कुल। मगही, चूँकि देखिए नालंदा मगध में है और बुद्ध की जो प्रारंभिक भाषा है वो मगधी है, मगधी प्राकृत है, अर्धमागधी है, जिसको हम आज पाली भी कहते हैं, जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। पाली का मतलब सिर्फ लाइन होता है, पाली जिसको हम पाली कहते हैं ना, पारी भी कहते हैं उसको, पारी जैसे कियारी बनती है, पारी बनती है, उस तरह से, इसलिए पाली जो है वही है। तो पाली बेसिकली अर्धमागधी है। और तो मगध जो है, और मगध जो है हमेशा जो है वो एक तरह से मगध ही क्यों जो है एक महान जनपद बन गया। बाकी और तो जनपद वहाँ तो भारत में नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी BC में 16 जनपद थे, लेकिन मगध जो है क्योंकि मगध ने जो है वो अपने आप को जो है वहाँ जितने भी जिनका जो है मत नहीं मिलता था दूसरे लोगों से, उनको शरण दिया मगध ने। अच्छा। तो बुद्ध और महावीर मगध में ही क्यों हुए? क्योंकि उनको वहाँ स्वागत उनका किया जाता था। बिंबिसार जो थे उनको जैन जो है वो जैन मानते हैं और बुद्धिस्ट उनको बुद्धिस्ट मानते हैं। तो वो एक ऐसे मतलब कि राजा थे जिन्होंने कभी ये भाव नहीं होने दिया कि वो बुद्धिस्ट है कि जैन है। तो सबका स्वागत होता था राजगृह में, और इसलिए वहाँ पे सिर्फ ये लोग ही नहीं थे। संजय बिलाटे पुत्र की मैंने बात की, शरीपुत्र के, सभी लोग राजगृह में थे। अजीत के शाकाम्बली भी वहीं थे, मक्खई गोसाल भी वहीं थे, सभी लोग थे राजगृह में। तो मगध जो था वो अपने आप में एक कॉस्मोपॉलिटन जगह था, वो उस समय का न्यूयॉर्क था। तो आपने जो ये किताब लिखी है और नालंदा की गौरवशाली गाथा को हमारे सामने आपने प्रस्तुत किया है, उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही राजगृह या फिर बोध गया पर भी कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। राजगृह पे कोई किताब नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ राजगृह पे भी कुछ लिखने के लिए। मैंने आपके मन की बात पढ़ ली। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैके जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई शख्सियत के साथ। अभी दें इजाज़त। नमस्कार।